नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। भारत में महिलाओं पर अत्याचार के केसेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। इन दिनों हर दिन अखबार में रेप के केस पढ़ने को मिल रहे हैं। बहुत अलग अलग केस आ रहे हैं। अभी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा का शव पतरातू डैम में मिला, रामगढ़ के। तो बहुत दुखद स्थिति है और बहुत अलार्मिंग स्थिति है महिलाओं के लिए। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट रीना सिन्हा और ब्रेक थ्रू के स्टेट हेड आलोक भारती जी। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले रीना जी, समझना चाहेंगे कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, आप एक महिला हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो कैसा लगता है ये सारा कुछ पढ़ के कि महिलाएं अपने मन से कहीं घूम नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है, इतनी परेशानी हो जा रही है, डर हमेशा बना रहता है? क्योंकि हम भी एक महिला हैं, तो ये तो सोच के बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमारा समाज किस तरह, क्या मेंटलिटी लेकर बना हुआ है, किस तरह बना हुआ है कि महिलाएं खुलकर ना तो घूम सकती हैं ना कहीं जा सकती हैं। और मेरा तो मानना है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारे घर में माता पिता का है, क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को वो स्पेस, वो जगह नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो अपनी बातों को रख पाएँ। और इतना बंदिश भी होता है जिसके कारण वो अपनी बात को बोल नहीं पाती है घर में कि हम किन से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। वो एक खुला स्पेस नहीं है उनके पास। तो ये सोच के तो डर लगता ही है, क्योंकि चूँकि मेरी भी एक बेटी है, तो हम भी ये सोचते हैं कि हमारा समाज किस तरह का है, क्या हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजेंगे, किस तरह से वो जाएगी, कैसे रहेगी। ये तो मन में मेरा भी आता है। तो ये सब सोच के तो बहुत डर लगता है। आपने एक बात कही कि लड़कियों को हम वो स्पेस नहीं देते हैं। ये सही बात है। अगर लड़कियों को हम कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओ, इतने बजे से पहले लौट आना, या बहुत तरह की बंदिशें लगाते हैं, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि लड़की के मन में शुरू से एक डर पैदा हो जाता है, एक खौफ पैदा हम घर से ही शुरुआत कर देते हैं उसके साथ। तो ये कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हम उसको स्पेस नहीं देंगे, वो बताएगी नहीं कि हम किन लोगों के संपर्क में हैं, मेरा दोस्त कौन है, हम किनके साथ घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये स्पेस नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, बातों को छुपाने लगती हैं, जा रही हैं बोल के कुछ और कहीं और जा रही हैं। तो ये लड़कियों के मन में घर से पैदा होता है, ये उनका बचपन से ये चीज़ नहीं रहता है। तो हम कम से कम लड़कियों को वो स्पेस दे घर में, एक दोस्त की तरह, कि वो खुलकर अपनी बात को बोल सके, ताकि पेरेंट जो है वो सही है क्या है, गलत क्या है, वो बता सके। क्योंकि जब लड़कियां टीनेजर होती हैं, किशोरावस्था में होती हैं, तो उनको उतना समझ में नहीं आता है, पूरी दुनिया उतना समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। और यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन पेरेंट्स तो डांट डपट करते हैं, पर वो स्पेस नहीं मिलता है उनको कि आप खुलकर वो बात कर पाएँ उस कि हम कहाँ जा रहे हैं। आलोक जी, जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हर 21 मिनट में एक रेप की घटना, एक वारदात भारत में हो रहा है। सांसदों की एक कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया था जो संसद में रखा गया था। उसमें बताया गया कि ये जो आंकड़ा है ये गलत है, 30% अधिक है ये। तो क्या ये आंकड़े डराते हैं? ये इसमें लगता है कि भारत में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इतना पढ़ लिखने के बाद भी हम इस तरीके से महिलाओं को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं समाज में। बिल्कुल, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, कोई ना कोई इस तरह का घटना से आपको रूबरू होना पड़ेगा। और ये असल में होता क्यों है? कई बार समाज में हम कहते हैं कि कानून को सख्त किया जाए। ऑलरेडी कानून सख्त है, पर उसके बाद भी बोलते हैं कि इसे जो रेपिस्ट है उसको फांसी दे दो, या इसे बीच चौराहे पे ला करके पब्लिक के हवाले कर दो। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इससे ये रेप रुकेगा नहीं। ये मेरा अपना मानना है। सबसे बड़ी बात है कि रेप को हम लोग अगर देखें तो रेप एक कल्चर, और दूसरा चीज़ है कि ये समाज जो है ये पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। और इसमें सारा चीज़ जो नियंत्रण है वो पुरुष ही निर्धारित करते हैं। और ये आंकड़े चौंकाने वाले, और ये आंकड़े और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जब आपको याद होगा कि जब निर्भया का मामला हुआ था, ये 2012 का दिसंबर का जो था, 16 दिसंबर का जो घटना था, तो आप देखेंगे कि एक पल के लिए जिस तरह से जन आंदोलन हुए और लोग सड़कों पे आए निकल करके इंसाफ के लिए, तो लगा था कि अब ये इन चीज़ों पे विराम लगेगा। पर ये हुआ नहीं, क्योंकि मानसिकता नहीं बदली, हमारी सोच नहीं बदली, पुरुषों की सोच की मानसिकता। रेप तो पुरुष ही करते हैं ना, तो पुरुषों की मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब हम एक साझा प्रयास करें इस तरह का, और अपने घरों से इसको बदलाव करें।
जैसे अभी रीना बता रही थी, मैं इसकी बातों से बहुत सहमत हूँ, लेकिन वो स्पेस नहीं मिलने की बात बता रही थी कि वो पेरेंट्स देते नहीं हैं। एक्चुअली हम अपने घर से ही अगर सुधार करें, और हम लड़कियों को क्यों बोलें कि तुम बाहर नहीं जाओ। अक्सर हम ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर जाती हैं और वो ऐसे कपड़े पहनती हैं या उनका उठने बैठने का तरीका ऐसा है जिसकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं। तो हम लड़कों को क्यों कितना समझाते हैं, हम अपने बेटों को कितना समझाते हैं। तो ज़रूरत है सुधार की वहाँ से। निश्चित तौर पर जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है और दिन प्रतिदिन और बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। रीना जी, उन्होंने कपड़ों की बात की, वो महिलाओं को लेकर बहुत सारे नेताओं के बयान भी आते रहते हैं, दोषी ठहराया जाता है कपड़ों को लेकर। आप कितना सहमत है इससे? कहा जाता है कि अगर महिलाएं गलत कपड़े पहन के निकल जाती है वो एक वजह बन जाता है उन पर वायलेंस का। देखिए, कपड़ा, हम तो, मेरा मानना है कि कपड़ा कोई ये नहीं है। साड़ी पहनने वाली महिलाओं के साथ क्या रेप नहीं होता है, या बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ क्या रेप नहीं होता है, या छोटी जो बच्चियां हैं 5 साल 4 साल 3 साल, वो कैसे कपड़े, भड़काऊ कपड़े पहनते हैं जो उनके साथ ये घटना होती है। तो ये तो मानसिकता है। अगर हमारा सोच उसी तरह का है तो एक पूरे कपड़े में लिपटी हुई भी महिला उनको गलत दिखेगी, और अगर हमारा सोच अच्छा है तो हम छोटे कपड़े भी पहनकर निकलेंगे तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। तो सोच पे डिपेंड करता है, कपड़ा कहीं किसी वजह ही नहीं है इस घटना का। बिल्कुल। आपने बताया कि आपकी भी एक बेटी है, समाज में इस तरह की घटना बार बार आ रही है। मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का शव भी पतरातू डैम से मिला। तो ये माहौल में कितना भय लगता है आपको ये सब देख के? बहुत भय लगता है। हम शुरू भी बोले कि मेरी भी बेटी है, 14 साल की है, तो ये सब घटनाएं देख के तो भय लगता है। लेकिन हाँ, इतना है कि हम अपनी बेटी को बचपन से ही बहुत कुछ बताए हैं, सारे चीज़ बताए हैं जो बोलते हैं कि इतनी छोटी बच्चियों को नहीं बताना चाहिए। जैसे समाज में देखा जाता है कि अगर कोई बच्ची कुछ पूछती है आके कि तो उनको डांट दिया जाता है कि ये सब बात कहाँ से सीखती हो। तो हम अपनी बेटी को शुरू से वो चीज़ दिए हैं, शिक्षा दिए हैं ताकि वो समझ पाए आगे। तो माताओं को भी ये ज़रूरी है कि हम बच्चियों को छोटा से ही सारे तरह की चीज़, बाहर क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी को अगर कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले आके हमको बताती है कि मम्मी मेरे साथ ये हुआ। और हम एक छोटा सा आपको उदाहरण देंगे। मेरी बेटी 6th क्लास में पढ़ती थी और उसकी एक फ्रेंड थी, नाम नहीं लेंगे, पर उसके साथ जो ये वैन का ड्राइवर था वो उसके साथ गलत हरकत करता था। वो बच्ची बता नहीं रही थी क्योंकि वो वैन वाला बोला था ये तो प्यार है, छोटी बच्चियों के साथ ये प्यार से किया जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरी बेटी को बताई कि देखो ऐसा ऐसा वैन वाला अंकल करते हैं पर हमको बुरा लगता है। मेरी बेटी उसको बोली कि ये गलत बात है क्योंकि मेरी मम्मी बताई है कि ये गलत है और उसको रोकना चाहिए या हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। लेकिन वो बच्ची, चूँकि वो स्पेस था नहीं, वो नहीं बताई और मेरी बेटी को बोली कि हम तो मम्मी को नहीं बताएंगे। फिर मेरी बेटी बताई कि अगर वो उस तरह का कुछ करता है तो तुम एक काम करना, उसको बोलना कि अंकल ये चीज़ नहीं करिए, नहीं तो हम अपनी मम्मी को बोल देंगे। तो वो विरोध की इसका, और विरोध करने के बाद वो लड़का जो है वो भी और ज़्यादा करने लगा। तब वो अपने मम्मी को ये बताई और बहुत, मतलब मेरी बेटी उसको बहुत ज़्यादा समझाई और वो जाके अपनी मम्मी को बताई, पापा को बताई, तब उनको ये बात का पता चला। और उनकी मम्मी पूछी किससे तुमको ये सीख मिला, तो वो बताई कि मेरी दोस्त है। उसकी मम्मी हमको फ़ोन करके मेरे घर आई, हमसे मिली और बहुत बोली आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी बेटी को ये शिक्षा दिए हैं और वो जानती है। तो ये ऐसा हर माँ को, हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए, जागरूक करें कि अगर इस तरह का कोई मैटर आता है तो वो तुरंत अपने मम्मी पापा से बात करें। आलोक जी, रीना जी ने जो बातें बताई बहुत मन को छूने वाली है कि माता पिता को अब जागरूक होना होगा, बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा, उनसे खुल के बातें करनी होगी, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें घर पे देना होगा ताकि बाहर उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सके। आप भी 2 बच्चियों के पिता हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि रीना जी जो बोल रही है उससे कितना सहमत है? रीना जी की बातों से मैं सहमत हूँ और चूँकि मेरी भी बेटियाँ हैं तो मैं भी उनसे एक दोस्त के जैसा एक विश्वास है, वैसे मैं उनसे बातें करता हूँ। और ये मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चियाँ ज़रूर बताएं, घर में आपको वो माहौल देना होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों से हट करके मेरा एक खास फोकस होता है, और समाज में हम जब जाते हैं कम्युनिटी के बीच में तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपने बेटों को शिक्षा दीजिए। आप ये नहीं कि लड़कियों को आप शिक्षित करने पे लगे रहें।
आप बेटों को सिखाइए कि वो अत्याचार ना करें, कोई ऐसा हरकत ना करें जो लड़कियों के खिलाफ है या उनको बुरा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे माता पिता हैं जो उनका कहना है कि अरे लड़का है ये कर दिया तो क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, और नहीं पड़ता है तो अब आने वाले दिनों में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि समाज में अब जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। और आपको अपने बेटों को ज़्यादा टीच करने का ज़रूरत है, उनको सही शिक्षा देने का ज़रूरत है, क्या सही और क्या गलत है ये बताने की बहुत ज़रूरत है आज के लड़कों में। खास करके पुरुषों में भी ये सोचना होगा कि वो ऐसा ना करें। तो ये घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब ये पुरुष वर्ग भी जागरूक हो साथ साथ। आपने कहा कि जागरूकता आ रही है इसे लेके, लेकिन निर्भया कांड के बाद बहुत सारे रेप के केसेज आए। गुवाहाटी की सड़कों पर एक 11वीं कक्षा की छात्रा के ना सिर्फ कपड़े फाड़े गए, बल्कि भीड़ ने वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा अश्लील हरकत की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा रीना जी की जागरूकता की कमी तो है, जागरूक लोग हो नहीं पा रहे हैं। इस मामले में कोई भी लोग हो, अगर रोड पर भी मौजूद है, किसी महिला के साथ अगर अत्याचार होते हुए देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है या फिर वो उस भीड़ का हिस्सा हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारा मामला है नहीं, ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा है नहीं, मेरे घर के लोगों के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये चीज़ है। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, अगर हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा ही मामला है, अगर तब तक वो घटना नहीं रुकेगी। और ये ज़रूरी है कि हम उनके सोच को कैसे चेंज करें, कैसे बदले। तो सबसे बड़ी बात है, जैसा आलोक जी ने कहा, कि हम अपने घर में सच में जो लड़के हैं उनके साथ हम शेयर नहीं करते हैं। अगर कि कोई माँ है या बहन है, अगर उसके साथ किसी तरह का भी छेड़छाड़ हो रहा है तो वो आके सीधे अपनी माँ से बोलती है, कभी अपने भाई से ये शेयर नहीं करती, कभी अपने पिता से ये शेयर नहीं करती है। शायद उनसे शेयर करती तो उनके दिमाग में आता कि आज हाँ मेरी बहन के साथ इस तरह का कोई किया है तो कैसा लगा मुझे, तो मैं भी एक लड़का हूँ तो किसी और के साथ ऐसा ना करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह का हिंसा अगर मेरे साथ होता है तो घर के पुरुष के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये लगे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक छोटा सा ऐड आ रहा था पहले, बहुत ये मैं टीवी पे आता था कि एक फीमेल है, एक माँ है, वो आई और अपने बेटे को बता रही है कि जानते हो आज मैं जब जा रही थी तो किसी ने मुझे पीछे से ये पत्थर मारा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि वो अपने बेटे से क्यों शेयर की। इसलिए शेयर की क्योंकि तुम कभी किसी के साथ ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने घर के पुरुषों के साथ ज़रूर शेयर करें ये बात। और भीड़ का बात जहाँ तक है, तो ये तो अब आज भी हम देख रहे हैं कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है घटना, तो वहाँ पे वो लोग सच में वीडियो बनाते हैं और सिर्फ मुख्य दर्शक होते हैं, वहाँ कोई उसको ये करने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर हम जाएंगे अगर इस मैटर में तो शायद हम भी फंस जाएं या पुलिस केस हो या ये हो। पर बहुत सा ऐसा बात है, ऐसा तरीका है कि हम हिंसा ना करें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप डंडा उठाएं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम उस हिंसा को रोक सकते हैं और उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। अभी शहर की एक बहुत जानी मानी महिला शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत कटु बात मुझे बताई कि कहीं मार्केट जाएं या कहीं भी आप बाजार जाएं तो लगता है कि जैसे लोग घूर रहे हैं। बोली मैं स्वतंत्र रूप से कहीं भी मार्केट में या ना तो शॉपिंग कर सकती हूँ, ना कहीं बच्चों के साथ कहीं रुक के कुछ खा सकती हूँ। हमेशा लगता है कि 4 लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और लगता भी जब मैं आसपास देखती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ लड़के बोल रहे हैं। तो ये लगता है कि महिलाओं की आज़ादी पर कहीं ना कहीं कुछ रोक है, सोच में कमी है लोगों की कि ऐसा करते हैं वो। बिल्कुल, और ऐसी कोई महिला नहीं है जो कह सकती है कि हमारे साथ कभी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है। हर एक महिला है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। पर सेक्सुअल हरासमेंट हम किसको कहते हैं? क्या रेप होना ही सेक्सुअल हरासमेंट है? सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। कोई हमको देख रहा है रेगुलर तो उसे भी सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। सीटी बजा रहा है या अश्लील तस्वीर दिखा रहा है उसको भी हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। लेकिन समाज जो है कभी इस चीज़ को सेक्सुअल हरासमेंट के में नहीं लाता है। अरे क्या हुआ, पीछा ही ना किया, कुछ किया तो नहीं, अरे सीटी ही ना बजाया, जाने दो। तो ये जब हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को तो ये घटना आगे चल के बहुत बड़ा घटना बनता है।
और ये सभी के साथ हो रहा है। हम भी मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इस तरह का मामला आता है। और लेकिन कुछ महिलाएं हैं, बहुत कम ही महिलाएं जो इसका विरोध कर पाती हैं। शायद इस चीज़ को विरोध करें तो ये घटनाएं कुछ कम हो, क्योंकि उन्हें ये बचपन से ये सिखाया ही नहीं गया है। घूर रहा है, घूरने दो, अरे देख रहा है, तुम ही रास्ता चेंज कर दो। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह का करते उनका मनोबल बढ़ रहा है। आलोक जी, ये जो रेप के केसेस है इसमें जो सजा है वो कानून ने जो तय किया है वो 7 साल, अधिकतम 10 साल, कहीं कहीं किसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आजीवन कारावास की भी सजा हो रही है। क्या ये सजा कम है? समाज में अगर रोकना है तो क्या लगता है कि कानून को ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा, सजा का जो ये है वो मौत की सजा में बदल देना होगा तभी ये रुकेगा, कि इसके लिए कुछ दूसरी तरीके से काउंसलिंग लेके आना होगा? क्या लगता है आपको कि कैसे ये रुकेगा, समाज में बदलाव कहाँ से आएगा? देखिए, अगर आप कानून की बात करें तो कानून में जो प्रावधान है वो आज भी बहुत सख्त है। उस हिसाब से इनका स्पीडी ट्रायल करने का ही बात है, कई तरह की चीज़ें लोगों ने मांग उठाया कि मौत की सज़ा हो, इसमें फांसी की सज़ा हो। इन सभी चीज़ों से ये रेप रुकेगा नहीं। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मैंने बताया था कि ये हम इसको एक कल्चर के रूप में देखते हैं, रेप एक कल्चर है। हाँ, जैसे अभी रीना बता रही थी कि जो मामले होते हैं, सीटी बजाना, छेड़खानी, एक्चुअली ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा छेड़खानी, पर उसको छेड़खानी शब्द का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है और इजीली एक्सेप्टेबल है हमारे सोसाइटी में, और लोग बहुत हल्के में लेते हैं इसको। और यही सब घटनाएं जो है आने वाले समय में धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और उसका विभत्स रूप देखने को मिलता है हमें। तो कानून को सख्त करने से कुछ नहीं होगा, आपको सोसाइटी के लेवल पे चेंज लाने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को अगर आप शिक्षा सही देते हैं, लड़कों को आप खास करके जागरूक करते हैं, विशेष फोकस देने की ज़रूरत है लड़कों पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे समय से ही उनको बताना है कि ये गलत चीज़ें हैं और ऐसा ना हो, तो ये बदलाव हो सकता है। निचले तबके से लेकर के ऊपर तक बदलाव होगा। कानून कितना भी सख्त किया जाए उससे कुछ नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं दूंगा, जितने रेप के केसेस आप देख रहे हैं, अधिकतर आजकल आज के दिनों में जो केस देखने को मिल रहा है जिसमें जो पीड़िता है उसकी हत्या कर दी जा रही है, ऐसे कई मामले आए हैं। और क्यों हो रहा है ये हत्या? क्यों हो रहा है? हत्या इसलिए हो रहा है कि कानून को सख्त है, क्योंकि रेप करने के बाद रेपिस्ट को लगता है कि ये अब बयान देगी और मुझे सजा होगा, तो वो उसको जान से मार दे रहा है। तो महिलाओं पे खतरा बहुत बढ़ गया है और कानून को आप और सख्त करेंगे तो महिलाओं पे खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें पहले तो रेप करके वो लोग छोड़ देते थे, अब जो है अब उसको जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कानून को सख्त करने से बहुत कुछ होना नहीं है। इसको सामाजिक स्तर पे देखा जाए और इसको उस तरीके से इसको बदलाव लाया जाए सामाजिक स्तर पे। दूसरा, रीना ने एक बहुत अच्छा बात बताया जो हम लोग भी देखते हैं खबरों में, कि ये लगता है ये मेरा मामला नहीं है। मतलब अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या कोई इसको घूर रहा है लंबे समय तक और हम और आप देख रहे हैं उसको, तो ये कहीं ना कहीं वैसे तत्वों को बढ़ावा देने की बात है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है, दखल दो। तो उसका पर्पस यही है कि आप बाई स्टैंडर बन के मत रहिए, आप दखल दीजिए। और आपके दखल देने से अगर हिंसा रुक जाती है या आपकी आवाज़ उठाने से हिंसा रुक जाती है तो दखल अंदाजी जरूरी है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये पर्सनल मैटर है। किसने शुरू किया दखल? ये ब्रेक थ्रू ने अभी रिसेंटली कैंपेन लॉन्च किया है, पूरा 360 डिग्री कैंपेन हम लोग इसको कहते हैं, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये विदेशों में भी जाए। तो ये एक नया कैंपेन शुरू हुआ है बेल बजाओ के बाद, ये बहुत बड़ा कैंपेन है हमारा। तो बेल बजाओ भी हमारा कैंपेन वही था कि आप हिंसा को देखें नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। दखल दो भी वही कैंपेन है। तो अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है। और रीना जैसे बता रही थी कि ये एक कॉमन थॉट है लोगों का कि लोग सोचते हैं कि ये तो उनका पर्सनल मैटर है। देखिए, ऐसे मामलों में ये पर्सनल मैटर नहीं होता, पर्सनल इज पॉलिटिकल हम लोग इसको बोलते हैं। ये सबसे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आज जो हिंसा आपके साथ हो रहा है कल वो हमारे साथ भी होगा। तो हमें चुप नहीं रहना है, चुप्पी तोड़ना है, आवाज़ उठाना है। तो हम निचले स्तर से जब ऐसा करना शुरू करेंगे, गांव में लोगों का सोच बदलेगा, शहरों में सोच बदलेगा, और धीरे धीरे तभी हम इससे इन घटनाओं में कमी देख पाएंगे। अदरवाइज कानून से कुछ नहीं। आपने कटु सत्य की बात की तो मैं भी एक कटु डाटा आपके सामने लेकर आना चाहूँगा कि भारत में बात होती है कि महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है कानूनी तौर पे ताकि रेप की जो घटना है वो कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख की आबादी पर मात्र 15 जज हैं, जबकि बगल की कंट्री चाइना में 1 लाख की आबादी पर 157 जज है। आपके मामले भी बहुत स्लो हो जाते हैं कोर्ट में पहुंच के, 10 साल 15 साल 20 साल तक की जाते हैं।
तो महिलाओं को न्याय कहाँ से मिलेगा? राष्ट्रीय राजधानी अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो महिला पुलिस की संख्या मात्र 7% है, वो भी चौकियों पर लगा दी जाती है उनकी ड्यूटी। तो सड़क पर तो होता नहीं है कहीं उनकी ड्यूटी। आप शहर हजारीबाग भी घूम लीजिए तो महिला पुलिस आपको ना के बराबर मिलेगी। अगर किसी महिला को हेल्प चाहिए तो तत्काल नहीं मिल पाएगा, जो पुलिसकर्मी है उनसे तो वो शेयर करेंगी नहीं। तो क्या लगता है रीना जी आपको कि कहीं ना कहीं सरकार स्तर से भी ये गलती है कि वो बहुत सारी बातों को इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में नहीं करती है, जिससे कि महिलाओं को भी नुकसान उठाना पड़ता है? बिल्कुल। हम जितना भी कहीं भी अगर पुलिस में बहाली की बात है तो 50% तो महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि हमारी आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो उन पे तो उतना महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि पिंक गाड़ी जो चल रही है उसमें महिलाएं पुलिस हैं बैठी रहती हैं, लेकिन क्या उसमें ड्राइवर है महिला? तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को जो लाना चाहिए उसको हम नहीं ला रहे हैं। क्या महिलाएं ड्राइव नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, उनको ट्रेनिंग का ज़रूरत है और तभी ये चीज़ आगे बढ़ सकता है। और पुलिसकर्मियों की तो महिला पुलिसकर्मियों की तो है ही यहाँ पे कमी है, और अगर जो है भी उनको सही बात है कि बाहर लगा दिया जाता है। उनको इस तरह का मैटर आता है, जब महिला हिंसा के बारे में आता है, जब सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आता है, तो आज भी जो पुलिसकर्मी है वो ये नहीं जानते हैं कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हिंसा हुआ है तो वहाँ महिला पुलिसकर्मी को ही भेजना है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में भी ये जागरूकता नहीं है। बहुत सारा चीज़ में लोगों को भी ये जागरूकता नहीं है कि अगर किसी महिला का स्टेटमेंट लेना है तो महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, किस लेवल की पुलिसकर्मी होनी चाहिए। तो ये सब ना तो लोगों में ये अवेयरनेस है और ना ही वहाँ पे पुलिस में मतलब महिला पुलिस उतनी है। कई बार मैं देखता हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब रेप होता है और उसके बाद जो आंदोलन चलते हैं उसमें महिलाएं तख्ती लेके खड़ी रहती है, वी आर नॉट सेफ, गिव अस सेफ्टी, प्रोवाइड अस सेफ्टी। तो ये कितना तकलीफदेह है ये देख के कि इतना हम आगे आ गए हैं, इतनी तरक्की कर लिए हम, लेकिन महिलाओं को हम ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि महिलाओं को बाध्य होकर सड़क पे तख्ती लेके घूमना पड़ रहा है अपनी सेफ्टी मांगने के लिए। बिल्कुल, ये तो बहुत दुख दर्द वाला बात है कि महिला खुद आ रही है कि हमें न्याय चाहिए और हमें सेफ्टी चाहिए। और हम पहले भी ये बात बताए कि घर से महिलाओं को वो चीज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर आ रही हैं। और समाज किससे बनता है? हमसे बनता है, घर से बनता है। अगर घर में ही हम उनको वो आज़ादी दे या वो सुरक्षा दे, सुरक्षा की बात जहाँ तक है तो हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। हम अपनी बेटियों को सुरक्षा की बात जहाँ तक बोलेंगे तो समाज यही कहेगा फिर बेटियों को आप अपने घर में रखो, उनको बाहर नहीं निकलो, उनको सुरक्षित रखो। तो सुरक्षा का मतलब वो कभी नहीं है। सुरक्षा का मतलब है कि हम लड़कों को वो चीज़ बताएं, हमारा वो समाज जो है वो सुरक्षित बने। और एक महिला तभी आज़ाद हो सकती है, हम कभी अभी आज़ाद नहीं है। एक महिला तभी आज़ाद हो सकती है जब रात में वो आराम से सुरक्षित मार्केट जाके आ सकती है। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं लड़कियों को बराबर अधिकार देने की बात करती हूँ। तो क्या मैं अपनी बेटी को दे पा रही हूँ वो बराबरी का अधिकार? बिल्कुल नहीं दे पा रही, क्योंकि हमारा समाज वो जो है सुरक्षित नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम भी बोल रहे हैं कि 7 बज गया, 8 बज गया तो एक काम करो, घर से बाहर ना जाओ, घर पे ही रहो, क्योंकि वो समाज जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो लड़कियों को हमें वो मतलब समाज मिलना चाहिए, वो जगह मिलना चाहिए कि 12 बजे रात भी अगर हम महिला हैं और हम घूम कर आ रहे हैं तो हमारे साथ किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो। आलोक जी, बहुत सारे बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि रेपिस्ट जो है उनको इस्लामी कानून के तर्ज पर सजा दी जाए या मौत की सजा दी जाए। कितना सहमत है इससे आप? क्योंकि आप काम करते रहे हैं इस इशू पे, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके आप लड़कियों को लेके बहुत काम किया ब्रेक थ्रू में, तो आपने फील्ड विजिट भी किया है, देखा है, समझा है बहुत चीज़ों। आज जो घटनाएं आप देख रहे हैं ना, जिसमें पीड़िता को मार के फेंक दिया जा रहा है, ये सिर्फ उसकी वजह से ही हो रहा है कि कानून को अगर आप मतलब उनको सज़ा ना हो। और जब ये अभी तक तो मतलब फांसी वाला नहीं है या जिस तर्ज पे आप बोले हैं उस तर्ज पे सज़ा नहीं है, जैसे बीच चौराहे पे लोग कहते हैं कि उसको मार दो या पब्लिक के हवाले कर दो, नहीं रुकेगी घटना है। क्योंकि ये जब तक समाज में नहीं बदलाव आएगा ना, मेरा फिर ये कहना है कि आपको निचले तबके से लेकर के बदलाव देखना होगा, असमानता को दूर करना होगा और महिलाओं के प्रति सम्मान जो है ना वो बचपन से हमें सिखाना होगा, ठीक है। और तभी रुक सकता है, अदरवाइज ऐसे कानून और कठोर ये रुकने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। ये कानून अभी भी सख्त है
और सज़ा होती है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपने कहा फांसी भी है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत काम करेगा। दूसरी बात, अभी जो जैसे रीना बता रही थी, ये बहुत ना सामाजिक ढांचा में बहुत असमानता है पुरुष और महिला का। आप देखेंगे हजारीबाग जैसे छोटे शहर, ये तो कस्बा नुमा छोटा शहर है, 9 बजे के बाद कितनी महिलाएं आपको दिखती हैं सड़कों पे, 10 बजे के बाद कितनी दिखती हैं? तो जो आज़ादी की बात कर रही है वो आज़ादी क्या सिर्फ पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए भी है? जब हम बात करते हैं इक्वलिटी और इक्विटी की, और क्यों नहीं है वो अधिकार? आपने ये भी जिक्र किया कि महिलाओं को कई अधिकार मिले हुए हैं। जो पुरुषों का अधिकार है वो सारे अधिकार महिलाओं के लिए भी हैं। उसके अलावा भी थोड़ा सा उनको विशेष तौर से कुछ उनको अलग से अधिकार भी दिए गए हैं कानूनी प्रावधानों में, लेकिन क्या वो सच में उसका इस्तेमाल कर पा रही हैं? क्योंकि हमारा समाज जो है, जो पुरुष प्रधान समाज है, शायद वो उसे वैसा एक माहौल नहीं दे पाता जहां वो खुल करके अपने अधिकारों के तहत इस्तेमाल करते हुए वो घूम सकें। क्या कोई महिला, आप कल्पना कर सकते हैं कि रात के 9 बजे झील घूम करके अकेले आ जाए, अगर उनको मन कर रहा है एक वॉक लेकर जाने का, क्या वो अकेली वॉक कर सकती हैं? शायद नहीं। तो कोई भी स्थान हजारीबाग में आप देखेंगे तो हजारीबाग जैसे जगह की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत छोटा शहर है और सब लोग एक दूसरे को लगभग जानते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। तो अब बड़े महानगरों की बात तो बहुत दूर की बात है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा इलाका होता है और लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। पर हजारीबाग जैसे शहर में माहौल में भी क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? जैसे रीना भी बता रही थी, 9 बजे रात के बाद सड़कों पे कितनी महिलाएं दिखती हैं। कोई ऐसा डे होता है सेलिब्रेशन का, लाइक 1 जनवरी हो या 31 दिसंबर हो या 25 दिसंबर हो या कुछ और भी हो, तो क्या महिलाएं उस तरह से पुरुषों के जैसा वो एंजॉय कर सकती हैं? लाइफ उनका भी है, पुरुषों का भी है। पर पुरुष को आप देखिएगा कि वो आराम से पार्टी करते हैं या घूमते नजर आते हैं या एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तो क्या महिलाओं को ये आज़ादी है? क्या हमारा समाज दे पाया है? तो यही जो भारी विषमताएं हैं, जैसे आपने पुलिस की भी एग्जाम्पल ली कि जजेस की भी एग्जाम्पल आपने लिया, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि जज की संख्या बहुत कम है, इसलिए जो है मुकदमों में काफ़ी डिले होता है। और एक कहावत भी है शायद कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, ऐसा कुछ है ना। तो मतलब उसमें देरी करना मतलब एक तरह से न्याय को आप इग्नोर कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। तो क्योंकि उसमें मौका मिल जाता है लोगों को और कई तरह की चीज़ें, परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुकदमा जो होता है वो एक अलग तरीके का हो जाता है काफ़ी डिले होने की वजह से। तो ये तो एक मुद्दा है ही। पुलिसकर्मियों की जैसे आपने बात की, तो हम बिल्कुल सही है, पुलिसकर्मी में जब भी हम देखते हैं तो पुरुषों को देखते हैं हर जगह पे और महिलाएं उतनी संख्या में नहीं है। तो हमें ये बिल्कुल सोचना होगा कि जो समाज में असमानता है, महिला और पुरुष का गैर बराबरी, इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं आधी आबादी महिलाओं की, आधी आबादी पुरुषों की है। पर पुरुष ही सब जगह क्यों दिख रहे हैं? महिलाएं क्यों नहीं दिख रही हैं? पुलिसकर्मी के रूप में क्यों नहीं दिख रही? जज के रूप में कितनी महिलाएं दिख रही हैं? ये सोचने की बात है। क्या उनको वो नहीं कर सकती हैं, या कहीं ऐसा है कि कहीं किसी प्रतिभा को हम दबा रहे हैं और उनको मौका नहीं दे रहे हैं? तो हमें मौका देना होगा महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का। और सबसे पहले तो एक माहौल बनाना होगा कि महिलाएं और पुरुष बिल्कुल समान हैं। अगर रात में 9 बजे पुरुष अगर हजारीबाग के झंडा चौक पे जा सकते हैं और कुछ सामान खरीद के आ सकते हैं, तो महिला भी झंडा चौक जाएगी और 9 बजे रात में सामान खरीद के आ सकती है और वो बिल्कुल सेफ रहे। तो शुरुआत अगर इस तरह से हम करते हैं अपने गाँवों से, पंचायतों से, शहरों में, छोटे शहरों से बड़े शहरों में और अपने मोहल्लों में, तो एक इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से ना लोगों का सोच भी बदलेगा और तब इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। और दूसरा चीज़ और भी एक है इसमें कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है कि कई चीज़ें बहुत ईजिली एक्सेप्टेबल हैं। जैसे आप गाली को ही ले लीजिए, आप एक भी गाली मुझे बता दीजिए जो पुरुषों को लेकर के बनाई गई हो या उसमें पुरुष का नुकसान होता हो उस गाली से। एक भी गाली याद कर लीजिए। हम लोगों ने कई वर्कशॉप किया और कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, एक भी गाली ऐसा नहीं निकला जो पुरुष को लेकर के हो। सारी गालियां महिलाओं की तरफ हैं। शहरों में जिस तरह से सिनेमा के पोस्टर लगाए जाते हैं या आपका सोशल मीडिया में जिस तरह के कंटेंट चलते हैं, यूट्यूब पे जिस तरह के कंटेंट चलते हैं, विज्ञापनों में जिस तरह का तस्वीर पेश किया जाता है महिलाओं को, तो महिलाओं को इस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि वो भोग की वस्तु है। एक अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे थे कि साबुन के विज्ञापन पे महिलाएं क्यों आती हैं, पुरुष भी तो नहाते हैं, पुरुषों की तस्वीर क्यों नहीं छपती है? कोई भी विज्ञापन आप ऐसा उठा लीजिए जिसमें पुरुष की तस्वीर हो, कुछ एक खास तरह के विज्ञापन जिसमें मैस्कुलिनिटी हो, जैसे थम्स अप का प्रचार, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे ब्रांड नेम, पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स का ऐसा प्रचार जिसमें स्टंट करना है, तो वहाँ पे पुरुष नजर आएंगे आपको।
लेकिन अगर साबुन का विज्ञापन हो या कोई और विज्ञापन हो, वहाँ महिलाओं को दिखाया जाता है। तो इस तरह का जो संस्कृति है ना, तभी ये सब चीज़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको बदलना बहुत जरूरी है। अंतिम सवाल मैं रीना जी आपसे लूंगा। मैं कहीं अभी पढ़ रहा था, कोई इंटरनेशनल संस्था ने एक सर्वे किया था भारत में, 63% लोगों ने और उनके बच्चों ने कहा कि पापा अगर माँ पर हाथ उठाते हैं तो वो जायज़ है, कहीं से भी गलत नहीं है। तो मेरी नज़र में डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत वहीं से होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस लड़की अगर पैदा होती है तो उसको हम शुरू से यही सिखाते हैं कि तुमको ससुराल जाना है, तुमको वहाँ पे मेरी नाक नहीं कटवानी है, तुमको खाना बना के उनको देना है और उनको कंप्रोमाइज़ करके जीना है। तो हम शुरू से उनको वही चीज़ बताते आए हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में यही चीज़ आता है कि यही तो कल्चर है, इसलिए अगर एक चाटा मार भी मेरी माँ खा ली तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो तो कल्चर है, खाएंगे, क्या दिक्कत है। तो हम शुरू से ही वो चीज़ उन्हें दे रहे हैं, वही चीज़ सिखा रहे हैं। लड़कों में भी हम लोग ये चीज़ सिखाते हैं कि तुम्हारी बहन है, तुम उसका रक्षा करो, तुम उनको मार्केट ले जाओ, चाहे वो छोटा भाई ही क्यों ना हो। तो हम शुरू से उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा रक्षक कौन है, एक पुरुष, महिला नहीं है। तो वो कल्चर ही, जब वो बच्चा पैदा होता है तो हम घर से ही ये चीज़ दे रहे हैं और वही बड़ा होके वो चीज़ सीखते हैं। चलिए, आप दोनों के साथ बहुत सार्थक चर्चा हुई। स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।